गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले के वीडियो पार्ट में अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले की स्थिति के विषय में चर्चा की गई है और उसमें यह उन दुर्बलताओं की भी चर्चा की है जिसके कारण हम भारतवासी को गुलाम होना पड़ा था। आज हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारणों को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी विश्व के किसी भी दूसरे देशों में होने वाले आंदोलनों की तरह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विविध शक्तियों और कारणों के सहयोग का ही परिणाम था, जिसमें यहाँ महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा की गई है, जिसमें पहला पॉइंट है 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। वह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया था। यह विद्रोह कुछ कारणवश असफल भी रहा, किंतु ब्रिटिश शासन ने विद्रोह का दमन करने में जिस अमानुषिक कार्रवाई का आश्रय लिया था, उससे जनता का असंतोष बहुत अधिक बढ़ गया था। ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए दमन के संबंध में सर चार्ल्स डिल्के ने अपनी पुस्तक ग्रेटर इंडिया में लिखा है कि अंग्रेजों ने अपने कैदियों की बिना न्यायिक कार्रवाई के और ऐसे ढंग से हत्या कर दी जो सभी भारतीयों की दृष्टि से पाशविकता की चरम सीमा थी। दमन के दौरान गांव जला दिए गए, निर्दोष ग्रामीणों का कत्लेआम कर दिया गया और मोहम्मद तुगलक भी उसमें शर्मा जाए। अंग्रेजों की बदला लेने की उपयुक्त भावना ने इस असंतोष को और भी अधिक बढ़ा दिया और दिलों में करवाहट ला दी। विद्रोह ने अंग्रेजों में भारतीयों के प्रति और भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना को और भी तीव्र गति से बढ़ावा दिया था। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। यह हम लोग पहले भी जान चुके हैं या पढ़ चुके हैं। अशोक और अकबर जैसे महान शासकों को भी यातायात के साधनों के अभाव और इसके विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के कारण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने में पूरी सफलता नहीं मिली थी। लेकिन ब्रिटिश शासन संपूर्ण देश को एक केंद्रीकृत शासन के अंतर्गत लाने में सफल हुआ और आवागमन के साधनों ने उन्हें इस कार्य को पूर्ण सहायता प्रदान की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ संपूर्ण भारत में एक सी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से भारत एक रूप हो गया था अंग्रेजों के समय में। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में राजनीतिक एकता उत्पन्न करना नहीं था, लेकिन पूरे देश में एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था और यातायात के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश पहली बार राजनीतिक दृष्टि से एक इकाई बन गया था। तीसरा है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। डॉक्टर जाकारिया ने अपनी पुस्तक रिनेसेंट इंडिया में ठीक ही लिखा है कि भारत की पुनर्जागृति मुख्यतः आध्यात्मिक थी तथा एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण करने के पूर्व इसने अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात किया था। हम लोग जानते हैं कि समाज में बहुत सारी उस समय कुरीतियां फैली हुई थी, तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु जो थे वो बीड़ा उठाए थे और उन्हीं के बीड़ा उठाने के क्रम में ये सामाजिक और धार्मिक जो पुनर्जागरण हुआ और उसी के बलबूते पर जो वहाँ के लोग थे, भारतवासी थे, उनमें जागरूकता आई थी। इस प्रकार के सुधार आंदोलनों में ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम भी प्रमुखता से लिया जा सकता है। धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ सेन, केसी सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एन.ए. बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों के भारत की महानता को समझने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारत में धर्म और समाज सुधार कार्य को प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी।
सती प्रथा का अंत, स्त्रियों का उद्धार और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार आदि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के साथ साथ राजा राम मोहन राय अपने देशवासियों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी हमेशा ही संघर्षरत रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में स्वामी दयानंद का योग भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिनका संदेश था वेदों की ओर लौटो। वे एक ही साथ संत, समाज सुधारक और देशभक्त भी थे। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में निर्भीकता पूर्वक लिखा था कि विदेशी राज्य से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों न हो, अच्छा है। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में थियोसॉफिकल सोसाइटी और श्रीमती एनी बेसेंट का भी योगदान उल्लेखनीय रहा है। स्वामी रामकृष्ण और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तथा उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इस श्रेणी के अंश सुधार आंदोलनों में राधा स्वामी आंदोलन, देव समाज आंदोलन, बहावी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधानों ने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को गति प्रदान की है। साहित्य, धर्म और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जैकोबी, कॉलब्रुक, रॉथ, एबी कीथ, डॉक्टर भंडारकर, हरदास शास्त्री आदि ने भारतीयों के सम्मुख भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जो किसी भी रूप में समकालीन यूरोपियन सभ्यताओं से हीन नहीं था। पाश्चात्य शिक्षा। अगला पॉइंट है भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण रूप से लोप हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो किंतु जो रुचि, विचार, शब्द और बुद्धि से अंग्रेज हो जाए। कुछ सीमा तक अंग्रेज के मनोरथ में सफल भी हुए, क्योंकि कुछ शिक्षित भारतीयों ने प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति से विमुख होकर स्वयं को पाश्चात्य रंग में ढालना भी प्रारंभ कर दिया। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का एक दूसरा पक्ष भी था। वो था अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्रता की उदात्त भावना से परिपूर्ण थी, अतः इसमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिला। इस दृष्टि से पाश्चात्य शिक्षा भारत के लिए एक ईश्वरीय देन साबित हुई। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा उदयमान भारतीय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि उस दिन को जब यूरोपियन ज्ञान प्राप्त भारतीय यूरोपियन संस्थाओं की मांग करेंगे, मैं ब्रिटिश इतिहास का सर्वाधिक गौरवपूर्ण दिवस समझूंगा। मैकाले का यह स्वप्न बहुत ही शीघ्रता से पूरा भी हो गया, इतना शीघ्र जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगला पॉइंट है भारतीयों का विदेश गमन। 19वीं सदी में अनेक भारतीय शिक्षा प्राप्ति तथा अन्य अनेक कारणों से विदेश जाने लगे थे। उन्होंने वहां प्रजातंत्रीय सिद्धांतों तथा संगठन को कार्य करते देखा था, जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का पाठ पढ़ाया जाता था वहाँ। वे इस विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित हुए और उस दिन का स्वप्न देखने लगे जब भारत में भी प्रजातंत्रीय विचारों और संस्थाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जाए। इस प्रकार भारतीयों का विदेश जाना भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों में सम्मिलित है, एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में। 7वां है भारतीय समाचार पत्रों तथा देशी साहित्य का विकास। मुनरो ने इस संबंध में लिखा है कि एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। भारतीय समाचार पत्रों पे भी ये बात पूरी तरह खरी उतरी। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से देश में प्रेस का विकास हुआ और समाचार पत्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। भारतीय समाचार पत्रों ने अंग्रेजी पत्रों में भारत विरोधी प्रचार का करारा उत्तर देना शुरू किया और भारतीयों को विदेश शासन की त्रुटियों से परिचित कराया।
इस श्रेणी के समाचार पत्रों में संवाद कौमुदी जो 1821 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बॉम्बे समाचार जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित होता था, बंगदूत जिसका समय पीरियड 1831 है, राष्ट्र गुफ्तार 1851, अमृत बाजार पत्रिका 1868 और ट्रिब्यून 1877 का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। अगला पॉइंट है आर्थिक असंतोष। मिस्टर गैरेट का विचार है कि राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुराग हमेशा ही कुछ हद तक धार्मिक और कुछ हद तक आर्थिक कारणों से हुआ है। यह कथन भारतीय राष्ट्रीयता पर पूरे रूप से घटित होती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करने को लेकर था। इस देश का आर्थिक शोषण करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए इस देश के आर्थिक शोषण का ही यह परिणाम था कि जिस भारत को 17वीं सदी में सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी भारत के संबंध में 1900 ईस्वी में सर विलियम डिग्बी ने लिखा कि लगभग 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय भी भरपेट अन्न नहीं मिलता। इस अधःपतन की दूसरी मिसाल इस समय किसी सभ्य और उन्नतिशील देश में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। इस आर्थिक शोषण का राजनीतिक परिणाम उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अगला पॉइंट है भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। 1833 ईस्वी के अधिनियम में यह कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जाएगा और किसी भी भारतीय को धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के कारण कोई पद प्रदान करने में बाधा नहीं उपस्थित की जाएगी। इसी प्रकार की नीति को 1858 में महारानी की घोषणा में भी दोहराया गया था, लेकिन व्यवहार में इस नीति का पालन करने के स्थान पर इसे भंग ही कर दिया गया। भारतीयों को उच्च पदों की विशेषता भारतीय नागरिक सेवा ICS से अलग रखने का प्रयत्न किया गया था। इस सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष थी और परीक्षा केवल इंग्लैंड में ही की जाती थी या कहीं की इंग्लैंड में ही होती थी और परीक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी भाषा को ही रखा गया था। ऐसी स्थिति में भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में प्रवेश करने हेतु ब्रिटिश वासियों से प्रतिस्पर्धा करना अत्यंत कठिन हो गया था। इतना सब कुछ होने पर भी यदि सुरेंद्रनाथ बनर्जी या अरविंद घोष जैसे मेधावी विद्यार्थी परीक्षा में सफल भी हो जाते तो घुड़सवारी जैसी गौण बात का आधार बनाकर उन्हें सेवा में प्रवेश से रोक दिया जाता था। ऐसी स्थिति में असंतुष्ट होना स्वाभाविक हो गया था और यह भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक कारण के रूप में सामने आया था। 10वां पॉइंट है जाति विभेद की नीति। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के पूर्व भारत स्थित अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध पर्याप्त अच्छे थे, किंतु विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने जाति विभेद की जो नीति अपनाई उसके परिणाम स्वरूप मधुरता के स्थान पर पारस्परिक घृणा और कटुता ने ले लिया था। अब वे अंग्रेज जो थे भारतीयों को आधे वनमानुस और आधे जंगली कहने लगे थे। भारत में जब वे अपने देशवासियों के संपर्क में आते थे तो उन्हें विद्रोह के भयंकर अनुभव थे, तो भारतीयों के प्रति उनकी घृणा की भावनाएं भी दृढ़तर होती चली गई थी। ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीयों के साथ घुलना मिलना या मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना असंभव सा हो गया था। अगला पॉइंट है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। अठारह से 70 के वर्षों में सड़कों, रेलों, डाक और तार यातायात तथा संचार के साधनों के विकास से भी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि में सहायता मिली है। इन साधनों के कारण भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले जो लोग थे वो आपस में मिलकर देश हित के कार्य करने की योजना बनाने लगे थे। जनता से व्यक्तिगत तथा सीधा संपर्क स्थापित होने लगा था। गुरमुख निहाल सिंह के शब्दों में ये कहा जाता है कि संचार के इन साधनों ने सारे देश को गूंद कर एक कर दिया और भौगोलिक एकता को एक मूर्त वास्तविकता प्रदान कर दिया। यातायात के इन साधनों के कारण ही श्री बनर्जी का नागरिक सेवा संबंधी अखिल भारतीय दौरा संभव हो सका। इन साधनों के विकास से राष्ट्रीय आंदोलनों को भी बल प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव। इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन
फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना और इंग्लैंड में सुधार कानूनों का पारित होना आदि ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्होंने भारतीयों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। इन आंदोलनों ने भारतीयों की दृढ़ता प्रदान की और उन्हें अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता हेतु संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। अगला पॉइंट है 13 है लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था कि राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे या क्रूर शासक एक गुप्त वरदान के रूप में आते हैं। उनके कारण समाज में ऐसी जागृति उत्पन्न होती है जैसी वर्षों के प्रचार और आंदोलन से भी उत्पन्न न हो। बनर्जी का यह कथन भारत में लॉर्ड लिटन के संबंध में पूर्ण अंशों में सही साबित होती हुई प्रतीत होती।